ले बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अब दोबारा ज्वाइन करेंगे। चले, अब ठीक है बच्चों, स्टकिंग वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट हो गया है। सो इधर आके ज़रा ध्यान से देखें। चार्ल्स डार्विन की बेसिकली ये किताब है। किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, इस किताब को लिखने के लिए जो उसने विज़िट्स किए थे वो आप लोगों को बता दूँ या आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? मसलन कि चार्ल्स डार्विन वैसे पैदा इंग्लैंड में हुआ था, बाद में उसको जो है फ्लोरा और फौना की स्टडी के लिए, मेन एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए वो जो है ना चला गया अमेरिका में। वहाँ जाके उसने नोटिस किया, अब ध्यान से देखें, पैदा ये हुआ है इंग्लैंड में और यहाँ से ये ट्रैवल करने जाता है अमेरिका में। अमेरिका का जो फ्लोरा और फाना है, मेन प्लांट्स की डाइवर्सिटी और एनिमल्स की डाइवर्सिटी, उसने देखा कि वो इंग्लैंड की फ्लोरा फाना से डिफरेंट है। थोड़ी सी ना, मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट में स्टोरी सुना देता हूँ। डिफरेंट है, ठीक है। ये उसने नोट किया कि अमेरिका में जो लोग पाए जाते हैं, जानवर पौधे, उनमें ना प्रॉपर एक अमेरिकन स्टैंप लगी हुई है जिससे वो पहचाने जाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, यार देख के पता लग जाता है ये बंदा पाकिस्तानी है, ये बंदा अरबी है, ये बंदा अमेरिकन है। इसी तरह जानवरों और पौधों पर भी एक ख़ास आइडेंटिटी होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं कि भाईजान ये लोग अमेरिकन है, ये जानवर अमेरिकन है। उसके अलावा उसने वहाँ पे फॉसिल ढूंढे तो वो भी डिफरेंट थे, मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट थे। और सबसे ज़्यादा जो उसको पजलिंग चीज़ मिली वो गैलापागोस पे मिली। गैलापागोस ये एक आइलैंड है, जजीरा है। इस पे इसने सबसे ज़्यादा रिसर्च वैसे तो फाना पे की, यानी जानवरों पे की, लेकिन सबसे ज़्यादा इसने जो रिसर्च की वो की फिंचिस पे। फिंचिस बेटे परिंदा है, फिंचिस परिंदे। फिंच परिंदे की एक स्पेशल नस्ल है, जैसे स्पैरो परिंदा होता है, क्रो परिंदा होता है, फिंच भी परिंदे का नाम है। उसने फिंचिस की 13 टाइप्स, जिस तरह चिड़िया की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, कबूतर में काफ़ी ज़्यादा आपको टाइप्स मिलेंगी, उसने फिंचिस कलेक्ट की 13 टाइप्स की, जो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर थी, लेकिन लग रहा था जैसे बीच में डिफरेंस भी हैं। कुछ ऐसी थी जो यूनिक आइलैंड से बिलोंग कर रही थी और कुछ ऐसी थी जो क्लोजली रिलेटेड सारे आइलैंड्स पर मौजूद थी। मसलन अगर मैं 3-4 यहाँ पे आइलैंड्स बनाऊं, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, इन 13 में से कुछ ऐसी थी जो सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। कुछ ऐसी थी जो सिर्फ इस आइलैंड पे है, बाकी तीनों में नहीं है। और कुछ ऐसी है जो सारे आइलैंड्स में थी। मीन उसने बड़ा क्लोज ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी फिंचेस हैं जो अकेले अकेले जजीरे पे हैं, इस पे हैं तो बाकियों पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो क्लोजली, जो जजीरे बहुत ज़्यादा आपस में करीब है, उन दोनों पे मौजूद है। मीन उसी तरह के फिंच यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सो ये सारी उसने रिसर्च की और दोबारा इंग्लैंड आ गया। जब ग्रेट ब्रिटेन ये वापस आया, यूरोप वापस आया, तो उसने एक किताब लिखी, ठीक है, और उसने कहा कि एक नई स्पीशीज़ एंसेस्टर से बन जाती है जब काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेशंस एनवायरनमेंट के लिहाज से वो कर लेता है। और जब उसको काफ़ी देर के बाद आप कंपेयर करते हैं ना पुरानी स्पीशीज से, तो काफ़ी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ये एक स्पीशी है, ये एक क्या बच्चों, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, ये एक स्पीशी है, इसके अंदर अडेप्टेशंस आई, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ गई, एक ऐसी ही रही और एक में अडेप्टेशंस आ गई। इन दोनों के दरमियान कोई बैरियर आ गया, ये दोनों अलग हो गई स्पीशीज। ये किसी और इन्वायरमेंट में चली गई या उसके मुताबिक बच्चों अडेप्ट हो गई जाके। जैसे फिंच जो यहाँ है ना, जब उनमें से कुछ फिंचेस दूसरे जजीरे पे जाते हैं तो वो वहाँ जाके अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट करते हैं तो उससे डिफ़र हो जाते हैं, फ़र्क कर जाते हैं। इसके मज़ीद बच्चे पैदा हुए, कुछ इसी जैसे थे और कुछ में तब्दीलियाँ आ गई। चेक करें, ये दोनों भी अलग हो गए, फिज़िकल बैरियर से अलग हो गए। इसने अपने
ये न्यू इन्वायरमेंट में जाके अडेप्ट हो गया, अडेप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट। उसके बाद मज़ीद कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने दूसरे बहन भाइयों से अलग हो जाते हैं, एंड दे आल्सो अडेप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट। इसी तरह इसके आगे मज़ीद, अब आप इसको इसके एंसेस्टर से कंपेयर करें तो कितना फ़र्क है, आपको क्या लग रहा है? ये डिसेंडेंट है ना, आप बताएं बच्चों कितना फ़र्क है? इसको आप अपने एंसेस्टर से कंपेयर करें तो आपको क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे स्पीशी बदल चुकी है, लेकिन मैंने तो तीसरे स्टेप पे कंपेयर कर दी। अब काफ़ी देर के बाद जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जिसमें बार बार अडेप्टेशंस आई हैं, बार बार एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बार बार जो है ना प्रॉब्लम आया है, सो ये नई स्पीशीज़ है। बाकी इसमें कुछ अपने पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी होंगी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये किस का डिसेंडेंट है। बिल्कुल, अपने पेरेंट्स की, कुछ एंसेस्टर्स की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी होंगी, जिससे यह पता चलेगा कि इसका एंसेस्टर एक्चुअली है कौन। ठीक है, तो सिमिलैरिटी भी होगी लेकिन डिफरेंसेस भी आगे होंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, अब इसको हम नई स्पीशीज़ करार देंगे। सो डार्विन ने किताब लिखी कि नई स्पीशीज़ किस तरह से ओरिजिनेट होती है। आपको क्या लगता है ये नई स्पीशीज़ कैसे बन गई? आप कहेंगे सर चेंजेस आई हैं। भाई चेंजेस क्यों आई हैं? क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना चाह रहे थे। मैंने कहा ना ये दोनों भाई हैं, इसके ही बच्चे हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई बैरियर आ जाता है, इनके दरमियान अलहदगी हो जाती है। जब ये वाला बच्चा किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है तो वहाँ जाके वो उसको क्या होना पड़ता है? अडेप्ट होना पड़ता है। तो अडेप्टेशन के अंदर उसकी नए एनवायरनमेंट की वजह से, नए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आती हैं, और इस तरह नए एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर उसको सरवाइव करने के लिए सेलेक्ट करता है, एनवायरनमेंट उसको सेलेक्ट करता है। सो दिस वन इज द हिस्ट्री ऑफ डार्विन। ये सारी कहानी चार्ल्स डार्विन ने फ्लोरा और फाना पे रिसर्च करके की। ठीक है, सो ये एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस थ्योरी के दो नाम हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है। इसको देने वाला साइंसदान कौन है? चार्ल्स डार्विन है। उसकी मैंने हिस्ट्री आपको बता दी, किस तरह उसने रिसर्च की और किताब लिखी। बच्चों किताब के दो मेन पॉइंट्स हैं, किताब के दो मेन पॉइंट्स हैं। पूरी किताब का खुलासा दो मेन पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि जब डिसेंडेंट्स पैदा होते हैं ना तो वो मॉडिफाई होते जाते हैं। जब डिसेंडेंट्स पैदा होते हैं तो वो मॉडिफाई होते चले जाते हैं, उनमें तब्दीलियां आती चली जाती हैं, उनमें एडेप्टेशंस आती चली जाती हैं। तो मेरा सवाल है बच्चों, सर नेचर ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट, जी बिल्कुल नेचर ही कराती है, नेचर ही कहती है मेरे मुताबिक हो तो मैं आपको सरवाइव करने दूंगा, वरना नहीं, नेचर ही उसको ये कहती है। लें बच्चों, डार्विन ने बताया कि जो लाइफ है ना वो एक ट्री की तरह है। जैसे जैसे ट्री की शाखें आती जाती है, नई स्पीशीज बनती चली जाती हैं। ठीक है, अब आप देखें ये एक कॉमन ओरिजिन है, इससे तीन तरह की स्पीशीज पैदा हुई, ये और ये, 1 2 और 3। ये 3 डिसेंडेंट हैं इस एक एंसेस्टर के, ये लाइफ ट्री की तरह। ठीक है, और जहां पे फोर्क है ना वहां पे उनका ओरिजिन है। ये जो फोर्क है, ये फोर्क इन दो स्पीशीज का कॉमन ओरिजिन है, इन दोनों का ये फोर्क ओरिजिन है। इसके अलावा इन दो स्पीशीज का कॉमन ओरिजिन इस फोर्क पे है। ये फोर्क आपको मैंने बताया था ना, इस तरह से कोई चीज हो तो वो फोर्क होती है। इन दो स्पीशीज का कॉमन ओरिजिन ये वाला फोर्क है। अगर यहाँ पे 3 है तो तीनों का ये वाला कॉमन ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, सो लाइफ एक ट्री की तरह है। ठीक है बच्चों, लाइफ एक ट्री की तरह, जैसे जैसे ये डिसेंडेंट्स पैदा होते चले जाते हैं
वैसे वैसे चेंजेस आती चली जाती हैं और ज़्यादा स्पीशीज़ बनती हैं। उन स्पीशीज़ के एंसेस्टर को देखें, उनका ओरिजिन आपको फोर्क पे जो है वो नज़र आएगा, और ब्रांचेस जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी नई स्पीशीज़ बनती चली जाएंगी। हर फोर्क के ऊपर एंसेस्टर मौजूद है, उसका ओरिजिन मौजूद है। मेन इन तीनों का एंसेस्टर इस फोर्क पे है, ये वाला। समझ आ गई? सो ये बात थी पहली जो इस किताब की आधी बातों को जाहिर करती है, पहला मेन पॉइंट जो इस पूरी किताब का है। सेकंड मेन पॉइंट, सेकंड एंड लास्ट मेन पॉइंट पूरी किताब का, कि जब ये ट्री बनता है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो सब लोग सरवाइव नहीं करते। जिनको नेचर सेलेक्ट करता है वो सरवाइव कर लेते हैं। जिनमें अडेप्टेशंस एनवायरनमेंट के मुताबिक आती हैं, फेवरेबल अडेप्टेशंस आती हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। जिनमें फेवरेबल अडेप्टेशंस नहीं आती वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म होते चले जाते हैं। हो सकता है एंसेस्टर भी इसी वजह से ख़त्म हो गया कि उसमें फेवरेबल अडेप्टेशन नहीं आई। ठीक है, अल्लाह पाक की मर्जी, जैसे मर्जी रखे चाहे। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक की मर्जी। ठीक है, सो फेवरेबल अडेप्टेशन जिसमें आती चली जाएंगी, जो बेटर अडेप्टेड होगा वो एनवायरनमेंट उसको सेलेक्ट कर लेगा, और जो बेटर अडेप्टेड नहीं होगा, मीन अगर मैं कहूं कि इन दो में से ये ए है और ये बी है, इनका कॉमन ओरिजिन ये है, इन में से जो बी है ना, इसके पास कोई अच्छी अडेप्टेशन नहीं थी, सो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ए जो होगी ना वो बच्चों कंटिन्यू करेगी, ए कंटिन्यू करेगी। ठीक है, बी यहीं ख़त्म होगी। सो इस तरह अगर आप काफ़ी अरसे के बाद देखेंगे तो आपको बी की कोई स्पीशी नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेंगी? आपको ए वाली मिलेंगी, जिन ए के डिसेंडेंट्स मिलेंगे, जो आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास अडेप्टेशंस आ गई हैं। सो अच्छी अडेप्टेशंस, बेटर अडेप्टेशंस, फेवरेबल अडेप्टेशंस जिनमें आएंगी, जो अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल लेंगे, दे विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर, दे विल बी सिलेक्टेड। यहाँ नेचर से मुराद अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला जिसको सिलेक्ट करेंगे वो रह जाएगा, जिसको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लें, जिराफ की एग्जांपल देते हैं लोग कि जिराफ के अंदर ख़त्म होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। डायनासोर क्यों ख़त्म हुए? छोटी गर्दन वाले जिराफ क्यों ख़त्म हुए? डार्विन कहता था कि छोटी और बड़ी गर्दन वाले जिराफ इस तरह मॉडिफिकेशन से आ गए, लेकिन उनमें से अडेप्ट कौन हुए, सेलेक्ट कौन हुए? बड़ी वाले। छोटी वाले क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट में फेवरेबल अडेप्टेशन नहीं मिली। ठीक है, हाँ जी बेटे, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करने लग गए हैं। कौन है शानजा और हीरा? बंदे बन जाए। हर फोर की ब्रांचेस स्पीशीज हैं। यस, फोर की ब्रांचेस नई स्पीशीज हैं और फोर्क उनका एंसेस्टर है। ठीक है जी, फाइलोजेनेटिक ट्री भी इसको कह सकते हैं हम लोग। बेटे ये दो मेन पॉइंट्स थे। इन दो मेन पॉइंट्स को लिखने की वजह ऑब्जर्वेशंस क्या थी? डार्विन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशंस ऑफ डार्विन। उसने ये दो पॉइंट्स क्यों दिए? उसने क्या देखा? उसने देखा कि सबसे पहले पॉपुलेशंस के बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि ग्रास ख़त्म हो गया था। बड़ी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके पास लंबी गर्दन नहीं थी ना, लंबी गर्दन उनके लिए एक अच्छा करेक्टर साबित होता, लंबी गर्दन उनके लिए एक अच्छी अडेप्टेशन साबित नहीं हुई। जिनके पास नहीं थी, जिनके पास थी उनके लिए हो गई, सो वो अडेप्ट हो गए। सो इसने देखा यार कि सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होती है डिसेंडेंट्स की, यानी औलाद बहुत ज़्यादा पैदा होती है। अगर औलाद ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो आपस में compete करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, सो उनमें से कौन सरवाइव करता है? जब औलाद ज़्यादा पैदा होगी दे विल स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। अब आप लोग बताओ बच्चों, अब आप लोग बताओ कि जो स्ट्रगल होती है उसमें कामयाब कौन होता है? जो इन्वायरमेंट के मुताबिक एडेप्टेशंस अख्तियार कर ले या जो इख्तियार ना करे? शाबाश। स्ट्रगल हुई, स्ट्रगल के बाद फ्यू सरवाइव करेंगे। वो फ्यू क्या होंगे? जो अडेप्ट कर गए हैं। ये फ्यू कौन है? जो अडेप्ट कर जाते हैं। ठीक है, बाकी खत्म। अब मजीद इनके बच्चे होंगे जो अडेप्ट हो गए हैं ना, इनके मजीद बच्चे होंगे। फिटेस्ट
वाले फिर से सरवाइव करेंगे, उनमें मज़ीद चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, फिर उनके बच्चे होंगे। जब आप काफ़ी सालों के बाद उनको पुराने एंसेस्टर से कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका होगा, जिसमें हम कहेंगे कि स्पीशी बदल चुकी है, ठीक है। लें जी, सेकंड पॉइंट इसने बताया कि कौन सरवाइव करता है। सेकंड पॉइंट इसने देखा कि जो फिटेस्ट होता है ना, वो आमतौर पर सरवाइव करता है, वो सिलेक्ट होता है, नेचर उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है बच्चों, नेचर उसको सेलेक्ट करता है। फिटेस्ट और फेवरेबल जो अडेप्टेशंस होती हैं, नेचर उनको सेलेक्ट कर लेता है। ये उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। जीन में डिफरेंस की वजह से क्या बेटे, जीन में डिफरेंस की वजह से क्या, क्वेश्चन पूरा पूछें। क्या आप ये कह रहे हैं कि जीन में डिफरेंस की वजह से अडेप्टेशंस आती हैं? बिल्कुल ठीक है। जब उनके कैरेक्टर बदलेंगे तो उनके पीछे जीन्स बदलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इनहेरिटेंस, उनको कैरेक्टर्स मिलेंगे, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होंगे, जिनके पास ये जो अडेप्टेशंस हैं दैट विल बी इनहेरिटेड, मेन उनको मिलेंगी, इनहेरिट मिलेंगी, जिनके पास वो कैरेक्टर होंगे। सर इस बेस पे क्या हम लिजर्ड और डायनासोर को कंपेयर है? बेटे आपकी मर्जी है, कर लें बेशक, ठीक है। लें जी, तो अडेप्टेशंस जिनके पास फिट वाली होंगी वो सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनके पास अडेप्टेशंस फिटनेस वाली नहीं है वो ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा बच्चे किनके पैदा होंगे? इनहेरिट कौन ज़्यादा करेगा? जिनके पास फिटेस्ट अडेप्टेशंस होंगी। अब अगर किसी के पास लेस फिट है, कोई अगर लेस फिट है तो उसके बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के काबिल नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बच्चे, ओवर प्रोडक्शन आमतौर पर किसके बच्चों की होगी? मीन अपने अच्छे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कौन करेंगे? जो फिटेस्ट हैं। जो फिटेस्ट नहीं है वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं करेंगे? बेटे अब आप लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, पूरा टॉपिक सुन लें। टॉपिक सुनना नहीं होता, शुरू हो जाते हैं सारे। जीन्स कैसे चेंज होती हैं? म्यूटेशन से, ठीक है, म्यूटेशन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आती है। चलें, अडेप्टेशंस, जो फिट अडेप्टेशंस होंगी वो इनहेरिट क्यों होंगी? बच्चों अब इसका जवाब दो, बड़े आपस में गप्पे लगा रहे हो। फिटेस्ट वाली अडेप्टेशन इनहेरिट क्यों होंगी और लेस फिट वाली इनहेरिट क्यों नहीं होगी? अगली नस्ल में क्यों मुंतकिल होंगी ये वाली, और जो फिट नहीं है वो मुंतकिल क्यों नहीं होगी? हाँ जी शाबाश, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ये स्ट्रगल जीत जाएंगे ना, ये सरवाइव करके रिप्रोडक्शन करेंगे। जो सरवाइव ही नहीं करेगा तो उसकी इनहेरिटेंस कहाँ से होगी? ठीक है, चले ना नंबर 3। अब ये अनइक्वल एबिलिटी है सरवाइव की और रिप्रोडक्शन की, इससे पॉपुलेशन में चेंज आएगा। ठीक है, अनइक्वल, एक जैसी नहीं है, ये अनइक्वल एबिलिटी है, अनइक्वल एबिलिटी है सरवाइव करने की और अनइक्वल एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की। और वो मैंने बता दी, जो फिट है उसकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ज्यादा है, जो फिट नहीं है उसकी नहीं है। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर चेंज आएगा, ग्रेजुअल चेंज, और ज्यादा जब चेंज आता जाएगा तो आप देखेंगे फेवरेबल कैरेक्टर्स जो होंगे, फेवरेबल कैरेक्टर्स जमा होते चले जाएंगे, अकमुलेट मीन जमा हो जाएंगे, और लेस फेवरेबल कैरेक्टर देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। जब वो सारे खत्म हो जाएंगे तो इससे एक नई स्पीशी पैदा हो जाएगी। आप इनको कंपेयर कर लें इनके एंसेस्टर से तो ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल ही नई स्पीशीज है, ये बिल्कुल ही नई स्पीशीज है। सो तीसरा पॉइंट ये है न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेट होना। पहले काफी ज्यादा प्रोडक्शन होना, स्ट्रगल होना, सेकंड वन फिटेस्ट का रिप्रोडक्शन करना और अनफिट का रिप्रोडक्शन ना करना, और इस एबिलिटी की वजह से फेवरेबल कैरेक्टर्स का इन्वायरमेंट के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर जमा हो जाना, और जब काफ़ी अरसे के बाद आप कंपेयर करेंगे तो न्यू स्पीशी डेवलप हो चुकी होगी, यानी इसको इन्वायरमेंट ने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद न्यू डार्विनिज्म आती है, बाद वाले साइंटिस्ट इसी की थ्योरी को मज़ीद
रिसर्च में लेकर आते हैं और वो ऐड करते हैं इसमें, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रॉपर एक जुमला लिखता हूँ, इंक्लूडिंग मैनी फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जब इसको आप स्टडी करने के लिए बायो की काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स, अब वो कौन कौन सी हैं वो आप खुद ही लिख लें, टैक्सोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोजियोग्राफी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, सारी जब बीच में आ जाएंगी ना तो ये न्यू डार्विनिज्म बन जाएगा और इसको हम मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। मीन वही डार्विन की थ्योरी अब न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेसिस है। सिंथेसिस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि नई स्पीशी बन रही है, नई स्पीशी पैदा हो रही है, नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, नए फार्मूले बन रहे हैं, नई थ्योरियाँ इसमें सिंथेसाइज होती चली जा रही हैं। बाकी की फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को अप्लाई कर करके नई नई जो है ना वो स्पीशी बन रही है। शायद कह रही है इट मीन्स एवोल्यूशन हो चुकी होगी। यस, एवोल्यूशन हो चुकी होगी क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो गई, इसी को तो एवोल्यूशन कह रहे हैं आप। समझ आ गया बच्चों? वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना वो बड़ी प्यारी थी, जो आपको ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये वाली कि देखें इसकी ओवर प्रोडक्शन हुई, काफ़ी ज़्यादा बने, ठीक है। ये दरमियान से अलग हो गए, अब ये सरवाइव करेंगे, ये अलग हो गए, इनके मज़ीद बच्चे पैदा हुए, थोड़ा सा और डिफरेंस आ गया, ये फिर से अलग हो गए, इनको नए एनवायरनमेंट में जाके अडेप्ट करना पड़ा और जिनमें चेंजेस नहीं आई थी वो अडेप्ट नहीं हुए। इनके मज़ीद दो किस्म के बच्चे हुए, एक ऐसे और एक ऐसे, ये फिर से अलग हो गए, ये अडेप्ट हुए, ये अडेप्ट नहीं हुए, ये अडेप्ट हुए इनमें से। फिर इनमें से मज़ीद बच्चे हुए, मज़ीद उनको अडेप्टेशंस करनी पड़ी, उनमें से ये वाले जो है ना ये अडेप्ट नहीं हुए और ये वाले अडेप्ट हो गए। सो हर क्या नाम है नई औलाद के अंदर चेंजेस आ रही हैं और जब आप इसको इनके पुराने एंसेस्टर के साथ कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये थी आपकी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। ये देखें बच्चों, ये अब आप लोग बना लें, देखें इनमें ये वाले चेंज हो गए, इन्होंने अपनी जेनेटिक्स को चेंज किया, क्यों किया? एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट होने के लिए। इनके मज़ीद बच्चे हुए, वहाँ से फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उनमें ये सर्वाइव नहीं कर पाए, ये सर्वाइव हो गए, ठीक है, उस नए एनवायरनमेंट में। सो इस तरह ये चेंजेस आती चली गई, जो भी नई कंडीशन आती है उसमें ये स्ट्रगल करते हैं और अनइक्वल। अब देखें ना, इन दोनों की एबिलिटी एक नहीं है, इसकी एबिलिटी ज़्यादा है रिप्रोडक्शन करने की, इसलिए मैंने इस पे क्या लगाया, टिक लगाया और इस पे मैंने क्रॉस लगा दिया। एंड पे देखें ये नई स्पीशीज़ पैदा हो चुकी हुई है, ये एंसेस्टर हो गया, ठीक है, और ये डिसेंडेंट्स है, ये नई स्पीशी है। अब चेक करें ना कितना प्यारा जो है मैंने आपको ये बना के दिखाया है। आप कभी भी चले जाएं, ये वाली मेरी डायग्राम जहन में रखेंगे, आपको ये थ्योरी समझ आ जाएगी, ठीक है। लें जी, इसमें अगर अप्लाई करें, प्रोडक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इन दोनों में स्ट्रगल हो रही है, सर्वाइव दोनों कर रहे हैं, नहीं एक कर रहा है, ये नहीं कर रहा। दूसरे पॉइंट को अप्लाई करें, कौन सर्वाइव कर रहा है? जिसके पास फिटनेस लेवल ज्यादा है, उसकी आगे इनहेरिट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसकी नहीं हो रही क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट अप्लाई हो गया, इनहेरिटेंस भी हो रही है, मजीद प्रोडक्शन हो रही है, फिर से अडेप्टेशन करने का चांस आ गया। अब फिर से अडेप्टेशन ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मजीद चेंजेस आई, तो एट लास्ट ये पूरा जो सीरीज था जिसमें फेवरेबल कैरेक्टर अकोमुलेट होते चलेगा, इसके अंदर ये सर्वाइव करेगा और ये नई स्पीशीज है जो फेवरेबल नहीं थे वो खत्म हो गए। सर अडेप्टेशन नेचुरली क्यों नहीं है? नेचुरली है बेटे, और क्या आर्टिफिशियली है? आजकल तो आर्टिफिशियली करा रहे हैं लेकिन ये नेचुरली है, ठीक है। आप तो नहीं गए थे करवाने के लिए, खुद ब खुद ही हुई थी, एनवायरनमेंट ने करवाया, ठीक है। एनवायरनमेंट नेचर ही होती है, एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ नेचर। अगर एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आ रही हैं, अडेप्टेशन आ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ नेचर, इसीलिए तो इसको नेचुरल सिलेक्शन का है। अगर नेचुरल ना होता तो नेचुरल सिलेक्शन कहते क्यों? मुझे बस ये बता दो। चलें, क्लियर है बच्चों? चलें बच्चों, इसके साथ आपका एक दूसरा टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। आज ही करना है या आज नहीं करना है? जल्दी से बताओ।
हार्डी वेनबर्ग थ्योरम आज ही कर लें या कल करें? चलें बच्चों, आज ही करते हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ये क्या कहता है अभी देख लेते हैं। इसको असल में ना क्रॉसिंग ओवर के साथ पढ़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे चूंकि ये सिलेबस में नहीं था लिहाजा इसको अलग से पढ़ना पड़ा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज का जिक्र है। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एंड एलील्स, दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज हैं। हमने सर इस इक्वेशन पे एमसीक्यूज करवाइएगा जी, करवा देते हैं बेटे, पहले आप मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया करें। लें बेटे, दो किस्म की फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, एक अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये थ्योरम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सेम रहती हैं, तब्दील नहीं होती, रिमेन्स सेम। वो जिस तरह था ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन है तो मोशन में रहे, रिमेन सेम, उसकी कंडीशन सेम रहती है जब तक अनलेस एक्टेड अपॉन एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिमेन सेम इन अ population in a population's gene pool unless acted upon agents other than sexual recombination। यहाँ पे तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें कि इसके मुताबिक सेक्सुअल रिकम्बिनेशन से कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। पहली बात तो ये समझ लें। ठीक है, लें जी, पहली बात क्या समझ लें। अब ये सेक्सुअल रिकम्बिनेशन क्या था? ये था बच्चों क्रॉसिंग ओवर। हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर से तो जीन लिंकेज टूट जाता है, रिकम्बिनेशन पैदा होते हैं, रीशफलिंग आती है, सारा कुछ होता है। लेकिन इस सारे के बावजूद हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहता है कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी और एलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में तब्दील नहीं होगी अगर वो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी हम साबित कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 60 का ब्लड ग्रुप ए है, 20 का ब्लड ग्रुप बी है और 20 का ब्लड ग्रुप ए बी है, और नहीं ख़त्म हो गया, 15 का ब्लड ग्रुप ए बी है और 5 का ब्लड ग्रुप ओ है। ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, बता रहा हूँ बेटे फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बता रहा हूँ, बल्कि आप 6 जीनोटाइप्स बताएं। ठीक है, 6 जीनोटाइप्स। पहली जीनोटाइप है IA, दूसरी है IA स्मॉल आई, तीसरी है IB, चौथी है IB स्मॉल आई, पांचवी है IB और छठी है स्मॉल आई। इन 100 लोगों में से आप सोच लें 40 नहीं 20 लोगों के पास ये वाला जीनोटाइप है, 10 के पास ये है, उसके बाद 30 के पास ये है, 10 के पास ये है। कितने हो गए? 30 और 40 70। फिर आप 15 के पास, 20 के पास ये लगा लें और 10 के पास ये लगा लें। ये इनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हैं। ये इसकी ये सारी जीनोटाइप्स हैं, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या ये 6 की 6 जीनोटाइप्स हैं कि नहीं ब्लड ग्रुप के लिए? क्या ये ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप्स हैं या नहीं है?
100 लोगों की ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप्स, यस और नो, ये 6 जीनोटाइप्स हैं। 100 में से 20 की जीनोटाइप ऐसी है, 10 की ऐसी है, 30 की ऐसी है, 10 की ऐसी है और 20 की ऐसी है, 10 की ऐसी है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने, 100 में से 20, इसका मतलब 20% इसकी फ्रीक्वेंसी है, 10% इसकी फ्रीक्वेंसी है, 30% इसकी है, क्योंकि 100 में से है ना तो परसेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कि 100 में से कितने परसेंट लोगों को कौन सा जीनोटाइप मिला हुआ है। अब इन 100 लोगों की होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के वक्त गेमीट्स बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी। इन 100 में से सपोज अगले 200 बच्चे पैदा होते हैं, 200 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। शफलिंग हो जाएगी, बच्चे 200 हो जाएंगे उनके, लेकिन इन 200 में भी अब वही रहेगा। 20% का मतलब है 40 लोगों का ये हो जाएगा और 20 का ये हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, 40 का ये हो जाएगा और 20 लोगों की जीनोटाइप ये होगी। परसेंटेज फिर उतनी आ रही है, परसेंटेज फिर उतनी आ रही है, परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये कितना था, 20, 10, 30, 30, हाँ ये 20 करना था यहाँ पे। परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आ रहा बच्चों, चेक करो क्या कोई फर्क आया, बताओ। फ्रीक्वेंसी में चेंज, लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए, बच्चे ज्यादा पैदा हो गए, लेकिन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फिर भी वही है। पहले भी यानी उनके अबाव अजदाद में भी उतने ही परसेंट लोगों की जीनोटाइप IA थी, अभी भी उतनी है। कोई फर्क आया? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कि ये जो पॉपुलेशन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इसके मजीद जो बच्चे पैदा होंगे, इन 200 लोगों की शादियां होगी, मजीद बच्चे पैदा, ये उसी खानदान की बात हो रही है, ये उसी खानदान की बात हो रही है। मजीद लोग पैदा होंगे, मजीद बच्चे पैदा होंगे, मजीद बच्चे पैदा होंगे ना। हो सकता है इनकी रिप्रोडक्शन से 800 मजीद लोग पैदा हो जाएं, 800 मजीद लोग पैदा होंगे तभी भी परसेंटेज यही आएगी, ठीक है। चलें जी, जितनी मर्जी इनकी नई नस्ल आती चली जाए, इनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ये कहता है हार्डी-वैनबर्ग थ्योरम। फ्रीक्वेंसी वाला, बेटे फ्रीक्वेंसी आप फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी की फिजिक्स वाली डेफिनेशन बताओ। क्या नाम है आपका, शरीका? हाँ जी, फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताओ, फिर यहां अप्लाई कर देंगे। क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी का, जल्दी बताओ बेटे जल्दी। हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। वो पढ़ते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट, पता नहीं क्या, वही फ्रीक्वेंसी यहां अप्लाई करोगे। 100 में से कितने की जीनोटाइप कौन सी। अब आप लोगों ने प्लांट्स की एग्जांपल पढ़ी थी, एक ये जीनोटाइप होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। अब आप एक पॉपुलेशन में से गिने कि ये वाले जीनोटाइप कितने पौधों की है, ये वाले जीनोटाइप कितने पौधों की है, ये वाले जीनोटाइप कितने पौधों की है। सो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास वो जीनोटाइप है उसको हम कहेंगे। लें जी, अब आ जाते हैं अलील फ्रीक्वेंसी पे। ये तो थी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। हार्डी-वैनबर्ग कहते हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी, अलील फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। और आपको पता है किसी भी ट्रेड के लिए 2 अलील्स होती हैं, डोमिनेंट और एक रिसेसिव। वो फरमाते हैं कि आप डोमिनेंट और रिसेसिव अलील को P और Q से जाहिर करें। P को नाम दें डोमिनेंट अलील और Q से जाहिर करें रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील। तो आपका अलील फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी P प्लस Q विल बी 1। ये 100 के इक्वल लगा लें
ठीक है, ये 100 के इक्वल 1 लगा लें, आप उनमें से डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी काउंट करें। ठीक है बेटे, अलील बदलते हैं, क्यों नहीं बदलते? पहली बात तो ये समझ लें कि अलील बदलते हैं। अगर किसी की अलील ज्यादा है, मैं कहता हूं जी एक जीन है, उसकी 10 अलील्स हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन है, उन आपकी पॉपुलेशन में उसमें से सिर्फ 6 अलील्स आई हैं, बाकी किसी और मुल्क में रहती हैं। ठीक है, अलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो इस थ्योरम के मुताबिक 6 अलील्स है ना, तो जो मर्जी हो जाए 6 ही रहेंगी। जब तक बाहर से कोई ना आए तब तक ये अलील की फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है अमेरिकन लोगों में वो 4 अलील एक्स्ट्रा हो, आपके पास तो वो अलील नहीं। मसलन ब्लू आइज वाली अलील हर पॉपुलेशन में नहीं होती, किसी में होती है, किसी में नहीं होती। और कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जहां पे होती ही ब्लू आइज वाली अलील है। सो हर पॉपुलेशन में अलील की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अगर वो पॉपुलेशन इस थ्योरम को फॉलो करेगी तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम। जीनोटाइप, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना 3 तरह की बनती हैं, 3 तरह की बनती हैं। ये जैसे अगर डोमिनेंट है तो उसको एक कैपिटल आर, कैपिटल पी ले लें कैपिटल आर के लिए, आर के साथ ही लिखा हुआ है, ए के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ए के साथ, आपकी बुक में एग्जांपल है। आर क्यू ले लें स्मॉल ए के लिए, तो इसके अंदर जो जीनोटाइप बनेगी वो एक होगी कैपिटल ए कैपिटल ए, ये पी स्क्वेयर हो जाएगा। स्मॉल ए वाली हो जाएगी क्यू स्क्वेयर, और पी क्यू वाली जो होगी दैट विल बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सो जीनोटाइप के लिए आप ऐसे कर लें। उसकी फ्रीक्वेंसी में आप इसका होल स्क्वायर लेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर विल बी 1। यानी अगर आपकी अलील फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी 100% होनी चाहिए, जो मर्जी कर लें। सर लेकिन सर हमारे भी इधर ब्लू आइज होती हैं, वो क्यों आती हैं वो बताना है बेटे, थोड़ी देर ठहर जाए। ये लिखा है ना, एक्टेड अपॉन द एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग दी जीनोटाइप या एलील फ्रीक्वेंसी। वो जो आप कह रहे हैं ना हमारे यहाँ पे ब्लू कैसे आ जाता है, पहली बात म्यूटेशन की वजह से आता है। पहली बात किसकी वजह से आता है? म्यूटेशन की वजह से। दूसरी बात माइग्रेशन की वजह से आ जाता है। सम टाइम कोई बाहर से ब्लू आइज वाला बंदा यहाँ आके शादी कर लेता है, ठीक है, सम टाइम यहाँ से कोई लोग जाके किसी और पॉपुलेशन में शादी कर लेते हैं। सो दोनों तरह की इमिग्रेशन चलती हैं, कभी जीन्स लॉस हो जाती हैं और कभी जीन्स आ जाती हैं। अगर आप में से आपकी एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, 100 में से 5 बंदों का ब्लड ग्रुप ओ है, पांचों के पांचों चले गए, इमिग्रेट कर गए, बाहर चले गए, अब वो ओ वाली जीन तो खत्म हो गई ना, अलील फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर वहां से कोई ऐसे बंदे आ गए जो पहले नहीं थे तो एक्स्ट्रा अलील्स आ जाएंगी। सो जब तक ये फैक्टर नहीं आए तब तक, ये देखो ना लिखा हुआ है अनलेस, जब तक वो फैक्टर नहीं आएंगे तब तक अलील फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन जब फैक्टर आ जाएंगे तब बदल जाएगी। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये क्या बला है भाई, अचानक से जब चेंज आ जाता है, चांस चेंज आ जाता है, जो चांस की वजह से आता है, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस। चांस को आप कैसे कहेंगे भाई, अचानक धमाका हो गया, कुछ लोग मर गए, और जो मर गए ना, जो मर गए उन सब के पास एक स्पेसिफिक अलील थी जो अब उस पॉपुलेशन से खत्म हो गई है, ठीक है, या वो रिप्रोडक्शन ना कर सके, किसी भी वजह से वो वहां से खत्म हो गए। सो ये अचानक चांस की वजह से चेंज आया, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट लग गई, इसे गाड़ी सीधी जा रही है, अचानक ड्रिफ्ट लग गई।
आमतौर पर मुझे बताओ, मैटिंग रैंडम होती है कि नॉन रैंडम होती है? हाँ जी, जो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन है वो रैंडम होती है कि नॉन रैंडम होती है? पी बेटे उसको डिनोट करने के लिए अलील फ्रीक्वेंसी का नाम रखा है, लेट करते नहीं है, लेट। आप लोगों की तो फिजिक्स भी बड़ी वीक लग रही है मुझे, लेट करते ना, लेट इट इज इक्वल, ये लिखा भी हुआ है, लगता है मानूर बेटे आपको नजर ही कोई नहीं आ रहा। रैंडम है ना, रैंडम किसी भी किसी के साथ, लेकिन अगर रैंडम ना हो, आपस में ही हो, जिसको हम नॉन रैंडम मीटिंग कहते हैं, यानी रैंडम ना हो बल्कि प्रॉपरली एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसी एलील्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर सबकी सबके साथ होनी चाहिए, सबकी सबके साथ होनी चाहिए, सबकी सबके साथ ना हो और फिक्स में मैटिंग होती चली जाए, तो कुछ ऐसी एलील्स होंगी जो बढ़ जाएंगी और कुछ ऐसी एलील्स होंगी जो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे इसमें और होमोजाइगोट इंडिविजुअल्स बढ़ते चले जाएंगे, इससे भी एलील फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये वाली पॉपुलेशन उसको फॉलो नहीं करेगी हार्डी वेनबर्ग को। इसको आमतौर पर लोग कहते हैं कज़न मैरिजेस। अब कज़न मैरिजेस में रैंडमली तो नहीं होता काम कि आप किसी भी खानदान के साथ करवा दें, उसमें फिक्स होता है राणा ने राणा के साथ करनी है, भट्ट ने भट्ट के साथ करनी है, जट ने जट के साथ करनी है। नो रैंडमनेस, नो रैंडमनेस, ठीक है। कोई बात नहीं मानूर बेटे, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, खैर मैं वैसे भी मजाक कर रहा था। अच्छा, तो आपस में कर रहे हैं ना, अब रैंडम नहीं कर रहे। अब ये होगा कि जट्टों की एलील्स जट्टों के अंदर फिक्स होना शुरू हो जाएंगी, भट्टों की भट्टों में फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे आप लोग देखेंगे जो लोग जट होते हैं उनमें एक एबिलिटी लाजमी होती है कि वो हेल्दी होते हैं। सो वो जट्टों ने जट्टों के साथ ही मैरिजेस कर करके वो ताकत वाली अलील्स फिक्स करवा ली, वो अलील उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गई, अकोमुलेट हो गई। रैंडम होते हैं ना तो सारी अलील्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती, लेकिन अब उनकी क्या होती, ज्यादा बेहतर क्या है, रैंडम या नॉन रैंडम? बेटा दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। नाउ गॉट इट सर। आमतौर पर रैंडम होती है जानवरों के अंदर, जानवरों में कोई भी किसी के साथ भी मीटिंग कर लेता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर नॉन रैंडम होती है। सो उसमें फिर क्या होता है कि कुछ एलील्स फिक्स हो जाती हैं, वहां पे ज्यादा हो जाती हैं जिनकी आपस में मैरिजेस होती रही, और कुछ खत्म हो जाती हैं। अब ये हार्डी वेनबर्ग को अप्लाई नहीं करेगा, कुछ की एलील्स बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी और कुछ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और आखिरी है सिलेक्शन, एडेप्टेशंस की वजह से कुछ ऐसी एलील्स होती हैं जिनको एनवायरनमेंट सपोर्ट ही नहीं करता, वो एनवायरनमेंट से खत्म हो जाएंगी, और जिनको एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा, नेचर सपोर्ट करेगा, आजकल ये आर्टिफिशियली भी करवाया जा रहा है, जिसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा उसकी अलील फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो अलील की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? इन फैक्टर्स की वजह से। अगर किसी पॉपुलेशन में इनमें से कोई फैक्टर भी ना आए तो अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, तो नॉन रैंडम को मैंने डिटेल से बता दिया कि वो रैंडम के बजाय आपस में वन अनदर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिससे हेट्रोजाइगोट की प्रोपोर्शन बहुत कम हो जाएगी और इससे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी इतनी तब्दील नहीं होती, होमोजाइगोट ज्यादा पैदा हो जाते हैं, ठीक है। चलें, क्लियर है बच्चों। अब इससे ये जो फार्मूले हैं ना, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बच्चों बोर्ड में आते हैं, सॉरी एंट्री टेस्ट में आते हैं, 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2। सो उनको फिर हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलें जी, इसको अच्छी तरह आपने बुक से रीड करना है प्रॉपरली, बस हमने न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व करनी है जो बुक में दी है, बाकी मैंने सारा आपको बता दिया कि जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में लिखा है चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस,
बाय चांस, अलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस। लो बच्चों मिलते हैं कल तक के लिए आप इसको रीड करके आएँ, आपके ज़हन में और सवालात भी आएंगे। रीड किए बगैर मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी समझाने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। सो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।